Today we will begin with the third unit, and that is about the equipments that are used in food and beverage department for providing attractive services. I mean, satisfactory services. The staff is in need of sophisticated equipment which aids in delivery of standard services. So for that, the premises, I mean the hotel or restaurant, should be well stocked with the appropriate equipment to provide the quality service. And we have the requirement of glassware, chinaware, tableware, which later can be further subdivided into flatware, cutlery, hollowware. So these are the things that are required in the hospitality Equipment. services. So like we talk about glassware, that refers to glasses, drinkware. Suppose you have to deliver food items to the guests, you have to serve them, and for that you require these things so that you can serve it properly. So as you are witnessing it in your curriculum in the third unit, there is a mention of knowledge of various service equipment. So service equipments are required in the hospitality sector. What do you think can be required in any of the food and beverage service point? क्या लगता है आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? जैसे मैंने अभी कहा आपको, जैसे ग्लासवेयर की ज़रूरत पड़ती है, हम अगर घर में भी देखेंगे हमारे पास यूटेंसिल्स रहते हैं, Yes, sir. है ना? हमारे पास क्रॉकरी रहती है, कटलरी रहती है। सपोज हमको अगर घर में भी गेस्ट्स आते हैं या इवन अपने यूज़ के लिए भी हमको ये चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल उसी तरह से एक होटल में, रेस्टोरेंट की हम बात करेंगे, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अब फ़र्क ये है कि हम जब एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ये जो आइटम्स हैं ये मतलब स्टेट ऑफ द आर्ट होने चाहिए। स्टेट ऑफ द आर्ट मीन्स लेटेस्ट होने चाहिए, जो लगे कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है ना चेंज। अक Yes, वक्त sir. तो सपोज ज़्यादा करान स्टील यूज़, ब्रोट करान एल्यूमिनियम मशीन बानती यूज़। आजकल बहुत कम लोग एल्यूमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, है ना? Yes, तो sir. Yes, sir. इसी तरीके से जो ये चेंज होती रहती हैं, तो इसके साथ साथ थोड़ा सा आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी जो Change लानी पड़ती हाँ चेंज लानी पड़ती हैं, ताकि ये नहीं है कि गेस्ट्स को थोड़ा सा वो अजीब सा लगे कि आप अगर कुछ आउटडेटेड, आप देखते हैं घर में जो टी शर्ट्स यूज़ करते हैं उसमें भी फिर कुछ नए डिज़ाइंस आते हैं वक्त के साथ। Yes, sir. तो इसलिए वहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसे कि हम बात करते हैं
ग्लासवेयर की काफ़ी अहमियत है, क्योंकि ग्लासेस में कंसिडर किया जाता है क्लीनलीनेस ज़्यादा रहती है जब हम। स्टरलाइजेशन सर, हाँ स्टरलाइजेशन होनी चाहिए। हाँ, हम करते हैं ना बात, अक्सर स्टरलाइजेशन। हम जब बात करते हैं सफाई की, अच्छी बनाने की, शीशे को साफ कैसे करूँ, मतलब हम गिलास के साथ कंपेयर करते हैं, एक स्टैंडर्ड रखते हैं सफाई का। तो गिलासवेयर काफ़ी यूज़ होता है सर्विस सेक्टर में। और इसका जब डिसीजन लेना होता है कि हमको कौन सी चीज़ें लेनी है, क्योंकि ये चीज़ें परचेज करनी पड़ती हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वह आपको चीज़ें चाहिए तो आपको वो प्रोक्योर करने हैं, यू हैव टू परचेज देम। तो परचेजिंग डिसीजन जब लिया जाता है उसमें भी कुछ बातों का पहले ख्याल रखा जाता है। एक तो ये है कि जब आपको परचेज करनी है इन चीज़ों की, जो आपको ये सर्विस इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, और आपको ये चूज़ करना है कि मुझे कौन सा सर्विस इक्विपमेंट परचेज करना है, तो आपको उसके लिए यू हैव टू take into consideration the standard of the restaurant. Kalko, for example, you will be working for any organization, maybe a restaurant or a hotel. तो आपको अगर ये डिसीजन लेना है कि आपको अब सर्विस इक्विपमेंट्स खरीदने हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो आपको पहले ये देखना है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं उसका स्टैंडर्ड क्या है। सपोज इफ इट इज एन सपोज एन ऑर्डिनरी रेस्टोरेंट जो एक छोटी से टाउन में है, तो वहां पर मत आप ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें खरीदेंगे, नो सर। क्योंकि वहां पे जो आपका कस्टमर होगा वो बजट ओरिएंटेड होगा, आपका जो मेन्यू होगा वो लिमिटेड होगा। तो उसमें आपका जो सर्विस कॉस्ट होगा वो अकॉर्डिंगली आपको करना है ताकि वो बजट में आ जाए, क्योंकि आपको वहाँ पे आप ज़्यादा ये नहीं रख सकते हैं ज़्यादा एक्सपेंसिव मेन्यू। तो उस हिसाब से आप वैसे क्लाइंट्स को जब कैटर करना है तो आप ज़्यादा कीमती सर्विस इक्विपमेंट्स नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें आपका कॉस्ट फैक्टर बढ़ जाएगा, और आपको पता है कि अगर डैमेज हो जाएगा तो काफ़ी नुकसान भी हो जाएगा। तो उसमें आपको अकॉर्डिंगली डिसाइड करना है कि उसी बजट के हिसाब से आपको उसी टाइप के इक्विपमेंट्स खरीदने हैं। वाइल एज कल को अगर आप किसी 5 स्टार डिलक्स प्रॉपर्टी में हैं, जहाँ पे सपोज अगर कोई गेस्ट आएगा मामूली चाय और कुछ लेने के लिए, तो उसकी बिल हज़ारों में आएगी, तो वहाँ पे मत आप ऑर्डिनरी इक्विपमेंट रखेंगे, क्योंकि वहाँ नो पे सर, आपको पता है यहाँ पे रेवेन्यूज भी काफ़ी आएंगे, तो वहाँ पे आप सबसे ज़्यादा जो सोफिस्टिकेटेड लेटेस्ट होगा इक्विपमेंट, जो क्वालिटी सबसे बेस्ट होगी वही आप वहाँ पे रखेंगे, बिकॉज वहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रेवेन्यू भी अकॉर्डिंगली आएगा। तो यस सर। ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती हैं आपके लिए, जो आपको कंसिडर करने हैं while you are taking a decision about the service equipment. That means you have to take into consideration the standard of the restaurant. फिर आपको देखनी है टाइप ऑफ सर्विस कौन सी है, जैसे हमने पिछली बार सर्विस स्टाइल्स डिस्कस किए। तो जैसे सेल्फ सर्विस की हमने बात की, इंग्लिश सर्विस की हमने बात की, जिसे फैमिली सर्विस कहा जाता है। तो उसमें आपने देखा अगर सपोज सेल्फ सर्विस में जैसे बूफे सिस्टम में, और वहाँ पे सेल्फ सर्विस में पॉसिबिलिटी होती है जो आपका जो सर्विस इक्विपमेंट्स हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो गेस्ट हैं वो खुद ही हैंडल करता है वो चीज़ें, प्लेट्स खुद ही उठाएगा, लेगा, डालेगा, परोसेगा, इजंट इट। यस सर। कंपैरेटिवली अगर जैसे इंग्लिश स्टाइल सर्विस में सर्विस पर्सनल टेबल तक वो चीज़ें लेके जाएगा, फिर वही वहाँ पे डालेगा भी, फिर वही वहाँ से उठाएगा भी, तो उसमें डैमेज होने के चांसेस कम है। कम होते हैं। तो अब आप खुद ही इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर
टाइप ऑफ सर्विस, सपोज बूफे हो या सेल्फ सर्विस हो, जिसे हम सेल्फ सर्विस कहते हैं, तो उसमें आप एक्सपेंसिव सर्विस वेयर का यूज करेंगे या थोड़ा सा कम एक्सपेंसिव सर्विस वेयर का यूज करेंगे? कम सर। हाँ, क्यों? सर हैंडलिंग का मिसकैरेज का सर क्योंकि वहां चांस पे होता है। हैंडलिंग सारी गेस्ट को करनी है आइटम्स की, तो डैमेज होने के चांसेस ज्यादा हैं, इजंट इट? तो ये Yes, चीज टाइप sir. ऑफ सर्विस के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हैं कि मुझे कौन सा ये जो है इक्विपमेंट या ये जो है सर्विस वेयर यूज करना है। फिर हम बात, सपोज आप देखते हैं ना, अक्सर हम देखते हैं घर में भी, अगर कभी कुछ ऐसी फंक्शंस होती हैं जहाँ पे चांसेस होते हैं ब्रेकेज का, हम क्या कोशिश करते हैं वहाँ पे रखना, कम कीमती सर चीजें। और हम कोशिश करते हैं वो चीज़ें जो रेजिस्ट करे। आपने सुना होगा घर में कभी आपकी मम्मा या कोई ये टर्म यूज करता है, अनब्रेकेबल प्लेट, यस सर। है ना, जो ना वो यस सर। जिसको टूटने का खतरा समझी। नहीं होता है, isn't it? टूटने का खतरा नहीं होता। तो यस वहाँ सर। पे बोलते हैं चलो वहाँ पे आप अनब्रेकेबल यूज करो, क्योंकि उसको गिलास वेयर को खतरा है या चाइना वेयर को खतरा है, बोन चाइना को कोई सेट है उसको खतरा है, तो यहाँ पे ये चीज यूज करो क्योंकि इसको वैसा खतरा नहीं है। तो उन हिसाब से आप प्रोक्योर करते हैं कुछ ऐसे चीज़ें जिनको ब्रेकेज के चांसेस कम होते हैं, या उसी हिसाब से जिनका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो कम है। तो फिर हम बात करते हैं जो रेस्टोरेंट का डेकोर या थीम होता है, उसके हिसाब से भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस टाइप के सर्विस इक्विपमेंट्स रखने हैं वहाँ पे। अब आप देखो, मैं आपको आजकल एग्जांपल बताऊंगा कि आजकल कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो पुराने कल्चर को रिफ्लेक्ट करते हैं, यस जो सर। ओल्ड कल्चरल रिवाइवल पे फोकस करते हैं। तोह छा पता यम सातन ब्रो ओस आसान तम सात ٲسۍ करन वारिया यूज कतर यूज ओस ज्यादा गसान। कतरू बन। हाँ, यस मतलब सर। कतरू बानी मंज ٲسۍ बत्त खेवान, कतरू बानन मंज ٲसۍ प्यालन मंज ٲसۍ चाय चवान। So that was actually the culture in the past। और वो बनाते थे वो पॉटर्स वो बर्तन, तो फिर उनको यूज करते थे। तो आजकल जो कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो थीम बेस्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं, मतलब जो एक पर्टिकुलर, सपोज हम कहेंगे बात एक पर्टिकुलर दौर की, जो एक पुराना दौर था, तो ओल्ड कल्चर जहाँ पे वो थीम होता है किसी रेस्टोरेंट का जहाँ पर, तो वहाँ पे वो उसी टाइप का सर्विस इक्विपमेंट प्रोक्योर करते हैं। तक वनकस थवान तम कतरू चीज, सपोज कतरू बान, कतरू यम प्याल, तक समवार थवान। मतलब वो एक ऐसा थीम क्रिएट करते हैं जो पुराने टाइम्स को रिफ्लेक्ट करता है। तो उसमें जो कप्स होते हैं, आजकल हम जहाँ भी कप यूज करते हैं, कप का होता है ना हैंडल, जिसको हम जब चाय पीते हैं या कुछ लेते हैं तो हम यस सर। हैंडल को पकड़ते हैं। पुराने टाइम में क्या था, उस वक्त कप को हैंडल नहीं होता था, वो गोल होते थे। तो जिन जन कतरू प्याल तिमन तो उसने हैंडल सेपरेट के। तो उन जो वो थीम रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे वो सपोज किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का थीम है ओल्ड कल्चरल रिवाइवल जैसा कुछ ऐसा थीम, तो वहाँ पे वैसे ही चीज़ें वो रखते हैं, उन्हीं कप्स में वहाँ पे टी सर्व हो जाएगी और समवार का यूज़ करेंगे वो। तो वो जो डेकोर या थीम ऑफ द रेस्टोरेंट है वो भी कंसिडर किया जाता है जब सर्विस इक्विपमेंट प्रोक्योर करने की बात आती। तो फिर हम बात करते हैं इक्विपमेंट की ड्यूरेबिलिटी की।
जो प्रोक्योर टीम होता है जिनको ये चीज़ें परचेज करनी होती हैं, दे also sometimes take the decision based upon the durability of equipment, कि इस इक्विपमेंट की जो ड्यूरेबिलिटी है, मतलब जैसे हम बात करते हैं किसी चीज़ की कि इसमें कितना टाइम निकलेगा, उसकी ड्यूरेबिलिटी को देखते हैं कि फॉर हाउ मच टाइम इट विल लास्ट, कितना वक्त निकलेगा इस चीज़ का। तो उसके बेसिस पे भी वो डिसीजंस लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें आते हैं सर्विस इक्विपमेंट्स में। सपोज हम बात करेंगे फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में, जैसे स्टीवार्डिंग में आता है कि वहाँ पे जो बर्तन यूज़ होते हैं उनको कहते हैं जो एक हिसाब से जो ना सॉइल्ड यूटेंसिल्स, जो बर्तन यूज़ होते हैं, फिर यूज़ करने के बाद उनको वॉश करना है ना, बर्तनों को वापस साफ करना है। Yes, sir. तो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उनमें डिश वॉशर्स भी यूज़ होते हैं, डिश वॉशिंग मशीन्स होते हैं। जैसे कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन होती है, उसी तरह बर्तनों को धोने के बर्तनों लिए के लिए भी। हाँ डिश वॉशर्स होते हैं। तो सपोज आप सर्विस इक्विपमेंट में आपको डिश वॉशर खरीदना है, तो आप जब ऐसा डिसीजन लेते हैं फिर आप उसमें देखते हैं कि इसकी ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितना वक्त निकलेगा इस मशीन को, क्योंकि एक्सपेंसिव मशीन है, तो कितने वक्त के बाद इसको फिर रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप उसकी वारंटी देखते हैं कंपनी की तरफ से कि एटलीस्ट लाइफ क्या है इस मशीन की, वो चीज़ें। तो तब जब आप सेटिस्फाई होते हैं उसकी ड्यूरेबिलिटी से, फिर आप देखते हैं कि इसकी जो मेंटेनेंस है, वो मेंटेनेंस साइकिल क्या है इसका, क्योंकि जैसे हम देखते हैं एयर कंडीशनर, उसको बीच बीच में वो फिल्टर साफ करने होते हैं, कुछ सर्विस की ज़रूरत होती है। उसी तरीके से जैसे आप वॉशिंग मशीन में वो लिंट फिल्टर साफ करते हैं बीच बीच में, तो उसी तरीके से उसमें देखते हैं कि डिश वॉशिंग मशीन में क्या है मेंटेनेंस, या किसी और जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे ओवन्स होते हैं, बाकी सारी इक्विपमेंट्स होते हैं, तो उनमें या चिमनीज होती हैं, तो उसमें देखते हैं कि इसमें जो मेंटेनेंस है वो क्या है, कि कितने पीरियड के बाद उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम चिमनीज की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है होटल्स में, फूड प्रोडक्शन में, क्योंकि वहाँ पे चिमनी के बगैर, चिमनी निकालती है ना सारा जो धुआं अंदर से है, तो Yes, sir. वो बिल्कुल उसमें अदरवाइज काम करना मुश्किल होगा। आप देखते हैं घर में भी जब बहुत सारी चीज़ बनानी होते हैं किचन में, तो फिर अगर वहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन ना हो, एग्जॉस्ट ना हो, खिड़कियाँ खुली ना हो, तो बहुत अनकम्फर्ट फील करता है इंसान, है ना। तो Yes, sir. जो आप बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उसमें तो सेंट्रलाइज्ड किचन्स में काफ़ी काम होता है, और काफ़ी सारे जो वर्क स्टेशंस होते हैं जहाँ पे काफ़ी कुकिंग होती रहती है, तो वहाँ पे सोफिस्टिकेटेड चिमनीज बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि उससे लगता ही नहीं है कोई धुआं, कोई अनकम्फर्ट। तो फिर जो वो चिमनीज होती हैं, आजकल घरों में भी लगाते हैं लोग चिमनीज, Yes, sir. वहाँ पे हाई सक्शन चिमनीज होती हैं, वो ज़्यादा उनका जो पावर है वो ज़्यादा होता है। तो फिर लेकिन चिमनीज को वो सारा करती थी ना, एब्जॉर्ब और निकालती थी ये तेल का, ये धुआं, बाकी सारे चीज़ें। तो फिर उसको पीरियडिकली सर्विस करने की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उसको फिर वो निकालना पड़ता था, वो फिल्टर, फिर वो साफ करना होता था, उसमें भी टाइम लगता था। फिर कुछ कंपनीज ने ऑटो क्लीन चिमनीज इंट्रोड्यूस किए। ऑटो क्लीन चिमनीज में ये फीचर था कि उसमें वो ऑटोमेटिकली होती थी साफ। उसमें मतलब चिमनी में वो जो रेजिडुअल है वो जमा नहीं होता था, वो खुद ही क्लीन होता था। उसमें वो एक प्रोसेस होती है, तो उसके थ्रू वो खुद ही साफ होती थी। तो जब ऑटो क्लीन चिमनी आ गई तो उसमें ये ईज ऑफ मेंटेनेंस था, उसमें मेंटेनेंस आसान थी, उसको ये परेशानी नहीं थी। तो
जब डिसीजंस लेते थे फिर प्रोक्योरमेंट ऑफ ऐसे इक्विपमेंट्स की, तो उन्होंने ऐसी चीज़ें देखे जाते हैं कि जिसमें ईज ऑफ मेंटेनेंस हो, तो उन बेसिस पे परचेजिंग की जाती है। तो फिर ये भी देखते हैं कि सपोज कोई चीज़ किसी को अगर फिर कोई पार्ट ख़राब हो जाए या कुछ है रिप्लेस करना है, तो क्या वो सामान फिर अवेलेबल होगा वक्त पे? अदरवाइज अगर वो सामान वक्त पे अवेलेबल नहीं होगा रिप्लेस करने के लिए, तो मशीन डिफंक्ट हो जाएगा, इक्विपमेंट डिफंक्ट हो जाएगा। तो परचेजिंग के समय जब सर्विस इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करने होते हैं, तो उसमें ये चीज़ें भी देखी जाती हैं कि whether the stocks, whether there are the components available for replacement or not. No. Then another thing is about storage. कोई भी चीज़ चाहे आपको लाना है, तो आप देखते हैं कि इसको रखने के लिए जगह है कि नहीं। इवन अगर आपको घर में कभी लाना है, सपोज रेफ्रिजरेटर, फ्रिज या फ्रीज़र, तो फिर आप या बाथरूम अगर वॉशिंग मशीन लानी है, तो पहले आप ये भी देखते हैं लाने से पहले कि हम इसको कहाँ पे रखें, क्या हमको ये रखने के लिए सूटेबल जगह है अवेलेबल। तो अगर आपको सूटेबल जगह है, आप देखते हैं कितनी स्पेस है, उसी हिसाब से आप वो लाते हैं। अगर सपोज जगह कम है, तो आप छोटा फ्रिज लाओगे एज कम्पेयर टू बड़ा डबल डोर फ्रिज। और देखोगे कि हमारे पास में भी डबल डोर के लिए उतनी जगह सूटेबल नहीं है, तो यहाँ पे ये आएगा। या इसी तरीके से आप देखते हैं कि सपोज वॉशरूम में अगर वॉशिंग मशीन लेनी है, तो वॉशरूम के दरवाजे के थ्रू जो मशीन पहुंचेगी, वैसे हिसाब से आप लाते हैं उसको नाप के। तो ये स्टोरेज जो है, स्टोरेज का इश्यू ऑर्गेनाइजेशंस में भी रहता है, क्योंकि वहाँ पे जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। घर में तो वैसे भी छोटे छोटे होते हैं डोमेस्टिक अप्लायंसेस, लेकिन जो कमर्शियल अप्लायंसेस होते हैं, जैसे मैं आपको बताऊंगा, यहाँ होटल्स में जो सपोज सेंटोर होटल की हम बात करेंगे, वहाँ पे जो वॉशिंग मशीन है ना कपड़े धोने की, वो लगभग Yes, sir. नॉर्मली वॉशिंग मशीन होती है जिसमें 6-7 किलो कपड़े पहुँचते हैं। वहाँ पे उतनी बड़ी मशीन है जो कमरा है, बाज़ाब्ता जितना बेडरूम होता है घर में, उतनी बड़ी वॉशिंग मशीन है। क्योंकि वहाँ पे उसमें एक साथ वो 200-200, 300-300 बड़े बेडशीट्स धोते हैं। दैट बिग मशीन इज इंस्टॉल्ड देयर। तो आप वैसी चीज़ें जब इंस्टॉल करनी है, वैसी मशीन्स जब इंस्टॉल करनी है, तो उनका देखना है कि वो कहाँ पे रखे, कहाँ पे फिक्स हो। तो उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जाते हैं। फिर उसके बाद बात आती है यूसेज की। कोई चीज़ लाना, लेकिन उसके साथ साथ फिर उसको इस्तेमाल भी करना है। तो ये भी देखना है कि उसका जो, जिसको हम कहते हैं यूज़र फ्रेंडली, कोई इक्विपमेंट ऐसा होता है जो थोड़ा सा भी किसी को ब्रीफ करे ऐसे करना है, ये बटन ऐसे दबाना है, तो वो सीख जाता है। लेकिन कोई इक्विपमेंट ऐसा होता है जिसके लिए ट्रेनिंग करनी है पहले चलाने के लिए, जो हर कोई इंसान नहीं चला सकता है, क्योंकि उसमें उतने स्टेप्स होते हैं, उतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होता है उसको चलाने के लिए। उसको बाज़ाब्ता ऑपरेटर रखना पड़ता है। तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं सर्विस इक्विपमेंट को प्रोक्योर करने से पहले, कि इसको अगर वो यूज़र फ्रेंडली है तो फिर उसी हिसाब से लाना है, क्योंकि अगर वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है तो फिर आपको एक एम्प्लॉय उसके लिए रखना है, ऑपरेटर जो उसको यूज़ करे। तो अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और वो उतना एफर्ट नहीं कर सकती है कि उसके लिए एक अलग सा ऑपरेटर रखे, तो आप वैसी इक्विपमेंट्स को परचेज नहीं करते हैं। तो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं जब आप इक्विपमेंट्स खरीदते हैं। उसी तरीके से हम बात करते हैं प्राइस फैक्टर्स की।
फिर आपको देखना है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको सर्विस इक्विपमेंट्स के लिए कितना पैसा एलोकेट किया है, और अगर उस बजट से ज़्यादा में आपके इक्विपमेंट्स आते हैं, अगर आपके सर्विस इक्विपमेंट्स जो हैं उस बजट से ज़्यादा में आते हैं, तो आप फिर वैसा डिसीजन नहीं ले पाओगे, राइट? So you Yes, have to sir. take into consideration the price of the equipments. जैसे पहले हमने बात की बजट होटल की, और उसी हिसाब से आप सपोज डिनर सेट है, अगर कोई डिनर सेट आता है फॉर एग्जांपल 3,000 में, कोई डिनर सेट आता है 30,000 में, तो आप मत 30,000 का डिनर सेट एक ऐसी जगह लोगे जब आपके पास उतनी बजट नहीं है। तो उसमें ये चीज़ें कंसिडर करनी होती हैं कि आपको कितना बजट है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोक्योरमेंट बजट है फॉर सर्विस इक्विपमेंट्स, उसका ब्रेकअप देखना है। तो उसी हिसाब से आपको ऐसा डिसीजन लेना है। गॉट इट? Yes, sir. तो ये होता है अबाउट सर्विस इक्विपमेंट्स, एंड ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको सर्विस इक्विपमेंट्स की नॉलेज हो। So you should have the basic knowledge about service equipments. Basic knowledge in the sense, first you should also know that what type of service equipments are mostly required in the hospitality sector. Then you should have the knowledge that which particular type is most suitable in which type of hotel or restaurant. और जैसे भी हमने बात की कि सर्विस स्टाइल, उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस स्टाइल कौन सा ज़्यादा यूज होता है, तो अकॉर्डिंगली उसी सर्विस स्टाइल के मुवाफिक आपको सर्विस इक्विपमेंट्स के डिसीजन, प्रोक्योरमेंट डिसीजंस लेने। तो इन चीज़ों की काफ़ी अहमियत होती है हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज में। Now the topic is open for discussion. If you have anything which you would like to ask, you can feel free.